स्वागत है आप सभी का हमारे इस नई वीडियो में। आज हम फिर से पढ़ने वाले हैं क्लास 12 हिस्ट्री का चैप्टर 1। तो पिछली वीडियोस में हमने हड़प्पा सभ्यता के बारे में या फिर चैप्टर 1 के बारे में काफ़ी कुछ जाना था। इस वीडियो में बस हम उसी क्रम को आगे बढ़ाएंगे और आज हम पढ़ने वाले हैं हड़प्पा सभ्यता के राजनीतिक स्थिति, आर्थिक स्थिति, सामाजिक स्थिति और धार्मिक स्थिति के बारे में। अर्थात कि वो जो है अपने समाज को किस प्रकार से चलाया करते थे कि हड़प्पा सभ्यता को कोई राजा चलाता था या फिर कोई पुरोहित चलाता था, उसके बारे में जानेंगे। आर्थिक स्थिति यानी कि वो कौन-कौन से काम करके अपने जीवन यापन करते थे, अपनी दैनिक आवश्यकताओं को पूरा करते थे। सामाजिक स्थिति यानी कि समाज को कितने भागों में बांटा गया था, ये सारी चीजों के बारे में पता लगाएंगे। और धार्मिक स्थिति यानी कि वे कौन-कौन से देवी देवताओं को किस रूप में पूजा करते थे। तो बिना किसी देरी के अपने वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले राजनीतिक स्थिति या राजनीतिक जीवन। हड़प्पा सभ्यता की लिपि को अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है। इसी कारण से खुदाई में मिले अवशेषों के आधार पर ही यहाँ के लोगों के राजनीतिक जीवन का अनुमान लगाया जाता है। जैसे कि हमने हड़प्पा सभ्यता की लिपि के बारे में पहले ही पढ़ा था कि वहाँ की लिपि को अभी तक जो है पढ़ा नहीं जा सका है। इसीलिए हम लोग हड़प्पा सभ्यता को आद्य इतिहास की श्रेणी में रखते हैं। तो अब हम लोग देखेंगे कि हड़प्पा सभ्यता की जो लिपि से तो हमें कोई सहायता उतनी नहीं मिलती है, परंतु वहां से मिले जो वस्तुएं हैं, वहां की खुदाई के दौरान जो सामान मिले हैं, उनके आधार पर हम हड़प्पा सभ्यता के बारे में काफी कुछ जानते हैं। हड़प्पा सभ्यता से मंदिर के साक्ष्य नहीं मिले हैं जिससे ये कहा जा सके कि यहाँ धार्मिक लोग जैसे पुरोहित का शासन चलता हो। मेसोपोटामिया यानी हड़प्पा सभ्यता के समकालीन इराक में जो एक सभ्यता थी, वहां पे मंदिर यानी जिगुरात के साक्ष्य मिले हैं जिससे देखिए कैसे बनते थे जिगुरात मेसोपोटामिया में। तो ऐसा कोई भी मंदिर का जो सबूत है वो हड़प्पा से नहीं मिला है जिससे हम लोग कह सके कि यहाँ पे धार्मिक लोग राज करते होंगे। अब दूसरा पॉइंट, विकसित नगर नियोजन, सड़क व्यवस्था एवं व्यापार को देखकर प्रतीत होता है कि हड़प्पा सभ्यता में नगर पालिका के द्वारा शासन चलाया जाता होगा। अब यहाँ की नगर नियोजन प्रणाली यानी कि शहर को बसाने का जो प्लानिंग था, वो इतना अच्छा था, चाहे वो सड़क व्यवस्था हो, चाहे वो व्यापार हो। इसको देख करके ऐसा लगता है कि यहाँ हर एक विभाग को जो है काम बांट दिया जाता था, यानी कि काम करने के लिए यहाँ कई विभाग थे जिसे हम लोग कहते हैं नगर पालिका। नगर पालिका एक ऐसी व्यवस्था है जब काम करने के लिए कई विभागों में शहर को बांट दिया जाता है। ठीक है। इसी को नगर पालिका कहते हैं कि जब काम का विभाजन कई भागों में कर दिया जाए। जैसे कि सड़क व्यवस्था को देखने के लिए कोई है कि सड़क जो है वो कैसे बन रही है, सड़क कोई खराब तो नहीं हो गया। फिर उसके बाद नालियों को देखने के लिए एक अलग समूह होता है। व्यापार में मिलावट ना हो, व्यापार में सही दाम से सामान बिक रहा है कि नहीं, ये सब देखभाल करने के लिए जब काम को बांटा जाता है, अलग अलग विभाग बनाए जाते हैं, तो उसे हम लोग नगर पालिका व्यवस्था कहते हैं। और ऐसी ही व्यवस्था हड़प्पा सभ्यता में चलती थी। अगला, हड़प्पा सभ्यता में नगर नियोजन एवं दुर्ग के वैभवशाली वस्तुओं से यह स्पष्ट होता है कि शासक वर्ग संभवतः दुर्ग में रहते थे। अब देखिए हड़प्पा सभ्यता में शहर जो होते थे उसको दो भागों में बांटा जाता था। एक पूर्व की ओर जो नीचे में स्थित होता था उसे हम लोग निचला नगर कहते हैं, जबकि पश्चिम की ओर जो ऊंचाई पे स्थित होता था उसे हम लोग दुर्ग कहते हैं। ठीक है। तो दुर्ग में ऐसे सामान मिले हैं कि जिसे देख करके ऐसा प्रतीत होता है कि जो भी लोग यहाँ शासन करते होंगे, जो भी लोग हड़प्पा सभ्यता को चलाते होंगे, वो दुर्ग में रहा करते थे। ठीक है। अब उसके बाद हड़प्पा और मोहनजोदड़ो से प्राप्त वस्तुओं से ये स्पष्ट होता है कि ये सिंधु घाटी सभ्यता की राजधानियां रही होंगी। जी बिल्कुल, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो हड़प्पा सभ्यता के दो महत्वपूर्ण शहर थे और इनको जो है वो जुड़वा राजधानी भी कहा जाता है। ठीक है। तो यही दो शहर थे जो हड़प्पा सभ्यता की राजधानी माने जाते हैं, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो। हड़प्पा सभ्यता के जो लोग थे वो युद्ध प्रिय नहीं थे, यानी इन्हें युद्ध करना पसंद नहीं था। इसी कारण से ये घोड़े एवं लोहे से निर्मित वस्तुओं जैसे तलवार से भी परिचित नहीं थे। तो कहा जाता है कि हड़प्पा सभ्यता के लोगों को जानवरों में घोड़े का एवं धातु में लोहे का ज्ञान नहीं था। इससे ये पता चल जाता है कि इन्हें जो है युद्ध में कोई भी रुचि नहीं थी। युद्ध करने के लिए सबसे पहले आपके पास लोहे के हथियार होने चाहिए एवं घोड़े जैसा शक्तिशाली एवं तेज दौड़ने वाला जानवर चाहिए। तो इन सभी से जो है ये लोग अपरिचित थे, जिससे हम लोग कह सकते हैं कि हड़प्पा सभ्यता के लोगों को युद्ध में कोई खास रुचि नहीं थी। पर फिर भी ये जो अपनी
आम जिंदगी को चलाने के लिए जो उपकरण बनाते थे, जैसे कि आप ये देख सकते हैं, तो इन सब चीजों को ये लोग लोहे से नहीं बल्कि ये लोग कांसा से बनाते थे, कांसा एवं तांबा से बनाते थे। अब हम लोग सामाजिक जीवन पे आते हैं। राजनीतिक जीवन हमारा खत्म हो गया, अब सामाजिक स्थिति को देखते हैं। हड़प्पा सभ्यता में सामाजिक जीवन सुखी एवं सुविधापूर्ण था। समाज की मुख्य इकाई परिवार थी। खुदाई में नारियों की बहुसंख्यक मूर्तियां मिली हैं, जिससे यह स्पष्ट होता है कि समाज का रूप मातृसत्तात्मक रहा होगा। अब देखिए, हड़प्पा सभ्यता का जो समाज था वो काफी सुखी एवं सुविधापूर्ण था। लोग शांति से रहा करते थे और यहाँ भी कोई भी समस्या नहीं आती थी। समाज की मुख्य इकाई परिवार थी, यानी कि परिवार को मिला करके ही जो है समाज बनता था। छोटे छोटे परिवारों को मिला करके समाज बनता था। और खुदाई के दौरान हमें बहुत सारी नारियों की मूर्तियां मिली हैं, जैसे आप ये देख सकते हैं, इस प्रकार की मूर्तियां मिली हैं, जिससे यह स्पष्ट होता है कि जो है समाज का जो रूप था वो मातृसत्तात्मक था। अब देखिए कि मातृसत्तात्मक, पितृसत्तात्मक ये क्या होता है। जब घर के मुखिया जो है वो कोई घर या फिर समाज के मुखिया जब कोई पुरुष होते हैं तो उसे हम लोग पितृसत्तात्मक कहते हैं। पर वही जब घर या फिर समाज के जो मुखिया होते हैं, समाज के जो हेड होते हैं, वो जब कोई एक महिला होती है तो उसे हम लोग मातृसत्तात्मक समाज कहते हैं। ठीक है। समाज में अमीर एवं गरीब दोनों वर्ग थे एवं कार्य के आधार पर समाज 4 वर्गों में बंटा हुआ था। तो इस प्रकार से हम क्या देखते हैं कि समाज में जो है अमीर एवं गरीब दोनों ही लोग थे, परंतु समाज को काम के आधार पे बांटा गया था। जो लोग शिक्षा देते थे, जैसे कि पढ़े लिखे लोग, पुरोहित, चिकित्सक, ज्योतिष, इनको शिक्षित वर्ग में स्थान दिया गया था। जबकि सैनिक जो लड़ाई करते थे, लोगों की सुरक्षा के लिए लड़ते थे, उन्हें योद्धा वर्ग में। अब जैसे कि मैंने कहा कि ये लोग योद्धा नहीं थे, परंतु फिर भी नगर में शांति बनाए रखने के लिए कुछ सैनिक होते थे। अन्नागार की सुरक्षा के लिए, जैसे मैंने पिछले वीडियोस में बताया है, अन्नागार की सुरक्षा के लिए भी सैनिक होते थे। व्यापारी वर्ग, उद्योगपति एवं व्यापारी व्यापारी वर्ग में आते थे। जो लोग कंपनी चलाते थे छोटे मोटे, जैसे चंद्रों में मिला है। ठीक है। और जो व्यापारी लोग होते थे उनको व्यापारी वर्ग में रखा गया था। मजदूर और कृषक वर्ग ये सबसे निम्न में आता है, सबसे नीचे आता था। जैसे कि किसान हो गए, मछुआरे हो गए और मजदूर श्रमिक हो गए, इन सबको मजदूर या कृषक वर्ग में रखा जाता था। तो समाज जो है वो काम के आधार पर बटा हुआ था, ना कि नाम जाति भेदभाव यहाँ होता था। ठीक। जो जैसा काम करता था उसको वैसा वर्ग में रखा, स्थान दिया जाता था। अब उत्खनन से प्राप्त सभी मकान एक जैसे ही हैं, अतः अमीर एवं गरीब दोनों वर्ग में अधिक अंतर नहीं रहा होगा। हम लोग देख सकते हैं कि हड़प्पा सभ्यता के जो लोग थे, वो लोग मकानों को एक समान बनाते थे। इससे ये पता चलता है कि समाज में अमीर और गरीब के बीच में ज्यादा अंतर नहीं था। ऐसा नहीं है कि अमीर बहुत अमीर है और गरीब बहुत ज्यादा गरीब है, ऐसा बिल्कुल नहीं था। यहाँ पर्दा प्रथा का प्रचलन था, यानी कि समाज की जो महिलाएं थी वो घूंघट में रहा करती थी। हड़प्पावासी सर्वहारी थे। गेहूं तथा जौ इनकी मुख्य फसल थी। इसके अलावा चावल, तिल, दाल, खजूर, दूध, आटा, पशु पक्षी एवं फल आदि भोजन के रूप में ये ग्रहण करते थे। यानी हड़प्पा सभ्यता के जो लोग थे वो मांस भी खाते थे और फल सब्जियां भी खाते थे, परंतु उनकी सबसे महत्वपूर्ण फसल या सबसे महत्वपूर्ण भोजन में गेहूं तथा जौ आते थे। हड़प्पावासी सुई से सिले सूती कपड़े पहनते थे, जिसके साक्ष्य हमें मोहनजोदड़ो से मिले हैं। और मूर्तियों से हमें वस्त्रों के विषय में पता चलता है। अब जब खुदाई के दौरान बहुत सारी मूर्तियां मिली, जिससे हमें हड़प्पा सभ्यता के लोगों के कपड़ों के बारे में पता चलता है। और वो कपड़े जो हैं वो सूती के कपड़े पहनते थे, जो कि सुई से सिले जाते थे। और इसके सबूत हमें मोहनजोदड़ो नामक नगर से मिले हैं। ठीक। अब स्त्री पुरुष दोनों आभूषण पहनते थे। उच्च वर्ग के लोग सोने एवं चांदी के आभूषण पहनते थे, जबकि निर्धन लोग या गरीब लोग मिट्टी या सीप के आभूषण पहनते थे। आभूषणों में कर्णफूल, कंठहार, भुजबंद, कड़ा, अंगूठी एवं करदनी महत्वपूर्ण थी। तो इस प्रकार से जो अमीर लोग होते थे वे सोने एवं चांदी के गहने पहनते थे, और जो गरीब या निर्धन लोग होते थे वो मिट्टी या फिर सीप, सीप यानी कि जो समुद्र किनारे जो मिलता है उसका आभूषण गहना बना करके पहना करते थे। अब आभूषण कर्णफूल यानी कान में पहना जाने वाला गहना, कंठहार यानी गले में पहना जाने वाला, भुजबंद यानी भुजा यानी कि हाथ में पहना जाने वाला, और कड़ा जो कि हाथ के अंश यानी अंगुलियों के ऊपर जो पहना जाता है, अंगूठी, करदनी यानी कि कमर में पहना जाने वाला एक आभूषण होता है। इस प्रकार के कई आभूषण हड़प्पाई समाज से हमें मिले हैं।
ये देखिए एक सुई है, हड़प्पा सभ्यता में सुई ऐसे बनते थे। हड़प्पावासी श्रृंगार के शौकीन थे। ये काजल, पाउडर, कंघी, तांबे का दर्पण, लिपस्टिक एवं केश विन्यास के लिए सोने के तार का उपयोग करते थे। इन सभी वस्तुओं को प्रसाधन मंजूषा में रखा जाता था। तो हड़प्पा सभ्यता के जो लोग थे वो श्रृंगार यानी मेकअप के शौकीन थे, और मेकअप के लिए वे काजल, पाउडर, कंघी यानी कि कॉम्ब का इस्तेमाल करते थे बालों को स्टाइलिश बनाने के लिए, और दर्पण जो है वो तांबा धातु का होता था। लिपस्टिक एवं केश विन्यास यानी कि तरह तरह के हेयर स्टाइल किए जाते थे, और उन्हें बांधने के लिए सोने के तार का इस्तेमाल किया जाता था। और इन सभी वस्तुओं को जो है ये लोग एक प्रसाधन मंजूषा यानी कि मेकअप बॉक्स में, इन सब प्रसाधन मंजूषा का अर्थ होता है मेकअप बॉक्स। अब इनको जो है एक मेकअप बॉक्स में रखा जाता था, जिसे हम लोग अभी हड़प्पा सभ्यता में प्रसाधन मंजूषा कह रहे हैं। हड़प्पावासी मनोरंजन के लिए शिकार, चौपड़, मछली पकड़ना एवं नृत्य किया करते थे। तो खाली समय में ये लोग शिकार करते थे, चौपड़ यानी कि देखिए डाइस खेलते थे, और मछली पकड़ा करते थे, और नृत्य भी उनका एक काम था। बच्चों के लिए खिलौने बनाए जाते थे। बच्चों को जो है हाथ में खिलौना पकड़ करके ही जो है उनका बचपन बिता दिया जाता था। आप समझ सकते हैं कि यहाँ पे खिलौनों के उदाहरण हैं। यहाँ देखिए कि एक प्रसाधन मंजूषा है जिसमें तरह तरह के मेकअप के सामान रखे जाते थे, और ये है चौपड़ का खेल, जिसे आज हम शतरंज के नाम से जानते हैं। नोट्स बना लीजिएगा। नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं आंसर राइटिंग में। आप सभी को पता है कि आर्ट्स में आंसर राइटिंग सबसे ज्यादा जरूरी है। ठीक। अब आगे बढ़ते हैं हम अपने क्लास में। आर्थिक जीवन यानी कि किस तरह के काम ये लोग करते थे और अपना जीवन यापन किया करते थे। हड़प्पा सभ्यता के लोगों का मुख्य क्रियाकलाप कृषि था। इसके अतिरिक्त ये पशुपालन एवं व्यापार तथा उद्योग करते थे। हड़प्पा सभ्यता के जो लोग थे वो मूल रूप से क्या काम करते थे, तो वो खेती किया करते थे, और उसके बाद पशुपालन, व्यापार और उद्योग भी इनके कामों में ही आता है। अब सबसे पहले कृषि के बारे में जान लेते हैं। हड़प्पा सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय कृषि था। नदी किनारे स्थित होने के कारण यहाँ की भूमि उपजाऊ थी, अतः उत्पादन भी अधिक होता था। हड़प्पा सभ्यता का प्रत्येक नगर जो है वो किसी न किसी नदी के किनारे स्थित होता था, इसीलिए इनको उपजाऊ मिट्टी मिलती थी, और ये लोग कृषि ही किया करते थे। गेहूं तथा जौ इनकी मुख्य फसल थी, और इन्होंने ही, हड़प्पा सभ्यता के लोगों ने ही सबसे पहले कपास की खेती करना शुरू किया। सिंधु सिंधु यानी सिंधु नदी को यूनानी लोग जो हैं वो सिंडन, माफ कीजिए, सिंधु सिंधु नदी को नहीं बल्कि कपास को जो है वो यूनानी लोग सिंडन कहते थे। ठीक है, इस गलती को आप सुधार लीजिएगा कि कपास को सिंधु सभ्यता के जो लोग थे वो सिंडन कहा करते थे। अब ये लोग कृषि करने के लिए कौन से उपकरणों, जैसे कि कृषि करने के लिए, खेती करने के लिए आपको तरह तरह की चीजों की आवश्यकता होती है, तो ये लोग किन तरह के उपकरणों का इस्तेमाल करते थे, तो खेती के लिए ये लोग लकड़ी का हल, हंसिया, बैल आदि का प्रयोग किया करते थे। तो खेतों को जोतने के लिए हल का, खेतों में पकी हुई फसल काटने के लिए हंसिया का, और खेतों को बोने के लिए बैल का इस्तेमाल किया जाता था। तो इस प्रकार के उपकरण जो हैं ये लोग खेतों में कृषि करने के लिए किया करते थे। अब हम लोग आते हैं धार्मिक जीवन के ऊपर। हड़प्पा सभ्यता के लोग बहुत धार्मिक प्रवृत्ति के थे, और वे प्रकृति को कई रूपों में पूजते थे। अब जैसा कि मैंने आपको कहा कि हड़प्पा सभ्यता के जो लोग थे वे मंदिर नहीं बनाते थे। अब मंदिर बनाने का अर्थ ये नहीं होता है कि आप बहुत धार्मिक है, ऐसा नहीं होता है। हड़प्पा सभ्यता के जो लोग थे वे धार्मिक थे, और बहुत ज्यादा ही धार्मिक थे, परंतु वो प्रकृति को जो है पूजते थे। जैसे हम मंदिर में भगवान को पूजते हैं, परंतु ये सोचते थे कि भगवान जो है वो चारों दिशाओं में है, वो प्रकृति में विलीन है, और ये प्रकृति को ही जो है भगवान के समान पूजा करते थे। जैसे कि पेड़ को पूजते थे, जल को पूजते थे, फिर आग को पूजते थे, सभी चीजों को ये लोग, पशु पक्षियों को पूजा करते थे। ठीक है। तो सबसे पहले ये लोग मातृ देवी की पूजा करते थे। हड़प्पा सभ्यता के लोग प्रकृति को माता के समान पूजते थे। हड़प्पा सभ्यता की एक मूर्ति के पेट से पौधा निकलता हुआ दिखाया गया है, इसे मातृ देवी भी कहते हैं। यानी हड़प्पा सभ्यता के जो लोग थे वो प्रकृति को माँ के समान मानते थे, और एक ऐसी मूर्ति मिली है, अब देखिए ये वाली जो मूर्ति है, एक ऐसी मूर्ति है जिनके पेट से पौधा निकलता हुआ दिखाया गया है। यानी कि ये लोग, हड़प्पा सभ्यता के जो लोग थे वो प्रकृति को माँ के समान माना करते थे, और उन्हें मातृ देवी कहते थे। इसी मातृ देवी को आज हम दुर्गा, काली,
गौरी आदि रूपों में पूजा करते हैं। दूसरा, शिव जी। हड़प्पा सभ्यता में शिव एवं कुबड़ वाले बैल को सबसे अधिक पूजते थे। मार्शल ने मोहनजोदड़ो से मिले एक योगी की योग पुरुष की मुद्रा को पशुपति या आद्य शिव कहा है। तो हड़प्पा सभ्यता में सबसे अधिक किस देवता को पूजा जाता था, तो वो शिव जी थे। और पशुओं में कुबड़ वाला बैल सबसे ज्यादा जानवरों में पूजा जाता था। मार्शल महोदय को एक सिक्का मिला, देखिए एक मुद्रा मिली है जिसके चारों ओर जानवर बने हुए हैं और एक योग पुरुष है जिसके 3 मुख दिखाए गए हैं। ठीक है, तो इसको उन्होंने कहा है कि ये शिव की मुद्रा है, या तो ये शिव है यानी पशुपति है, या फिर उन्होंने इसे आद्य शिव का नाम दिया है यानी आधा शिव। अब हड़प्पा सभ्यता के जो लोग थे वो वृक्ष की भी पूजा करते थे यानी पेड़ की भी पूजा करते थे। मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक मोहर पर 2 जुड़वा पशुओं के ऊपर पीपल वृक्ष को दर्शाया गया है, यानी हड़प्पा सभ्यता के लोग पीपल वृक्ष की पूजा करते होंगे। अब देखिए ये एक यूनिकॉर्न है यानी कि एक सिंगा, यानी एक ऐसा घोड़ा जिसका एक सींग बना होता है। हालांकि ये वास्तविक जीवन में तो हम लोगों ने कभी नहीं देखा, परंतु हड़प्पा सभ्यता के लोग इस जानवर को पूजते थे। देखिए ये एक सिंगा के ऊपर एक पीपल का वृक्ष बना हुआ है, यानी कि हड़प्पा सभ्यता के लोग पीपल वृक्ष की पूजा किया करते होंगे। ठीक, इम्पोर्टेंट है एग्जाम के नजरिए से कि हड़प्पा सभ्यता के लोग जानवर की किस वृक्ष की पूजा करते थे, तो पीपल वृक्ष की, और किस जानवर की पूजा करते थे, तो कुबड़ वाला बैल। अब ये लोग जल पूजा भी करते थे। हड़प्पा सभ्यता में कृषि सबसे महत्वपूर्ण थी, अतः इनके जीवन में जल का विशेष महत्व था। मोहनजोदड़ो के स्नानागार का उपयोग अनुष्ठानिक स्नान के लिए किया जाता होगा। अब क्योंकि हड़प्पा सभ्यता के जो लोग थे वो अ, कृषि किया करते थे, और कृषि करने के लिए आपको पता है सबसे अधिक महत्वपूर्ण होती है जल। तो इन्हें जो है नदी किनारे जल मिल जाता था, और मोहनजोदड़ो से एक बड़ा सा स्नानागार यानी कि एक बाथ टब भी मिला है, स्विमिंग पूल मिला है, जिसका इस्तेमाल ये लोग दैनिक जीवन में नहीं बल्कि अनुष्ठानिक स्नान के लिए यानी कभी कभार पर्व त्योहार में स्नान करने के लिए इस स्नानागार का इस्तेमाल ये लोग करते थे। अब अगला है अग्नि पूजा। कालीबंगा राजस्थान, ठीक है, कालीबंगा राजस्थान में है, और वहां से एक अग्नि कुंड मिला है, और मोहनजोदड़ो से एक स्वस्तिक मिला है। स्वस्तिक आप समझते होंगे, इस प्रकार का होता है स्वस्तिक, सूर्य पूजा की निशानी है, हिंदुओं में इन्हें काफी माना जाता है। तो इस प्रकार से कालीबंगा से एक अग्निकुंड मिला है, अग्निकुंड यानी कि जिसमें यज्ञ किया जाता है, और मोहनजोदड़ो से एक स्वस्तिक मिला है, अर्थात हड़प्पावासी अग्नि को एवं सूर्य को पूजते थे। तो हड़प्पा सभ्यता के जो लोग थे वो अग्नि पूजा एवं सूर्य पूजा भी करते होंगे। अन्य पूजाओं में ये लोग पशु पूजा, नाग पूजा, लिंग योनि पूजा भी करते थे, और ताबीज भी मिली है जिससे पता चलता है कि ये लोग तंत्र मंत्र में यानी काले जादू में विश्वास रखते थे। हड़प्पा सभ्यता के जो लोग थे वो अंतिम संस्कार करने के लिए 3 तरह का इस्तेमाल यानी 3 प्रकार से वो लोग अंतिम संस्कार करते थे। एक पूर्ण समाधिकरण, इसमें सबसे पहले लाश को भूमि में दफना दिया जाता था और उसके ऊपर एक समाधि बना दी जाती है, यानी कि लाश को दफना करके उसके ऊपर जो है एक कब्र बना दी जाती है। फिर आंशिक समाधिकरण, इसमें लाश को पशु पक्षियों के सामने रख दिया जाता है। पशु पक्षियों को जितना खाना होता है उसके बाद बचे हुए लाश को फिर दफना दिया जाता है। फिर अंतिम है दाह कर्म, इसमें शव को जला करके उसके भस्म को यानी उसके राख को जो है मृद भांड यानी मिट्टी के बर्तन में रख करके दफना दिया जाता है। इस प्रकार से हड़प्पा सभ्यता के लोगों के धार्मिक जीवन, राजनैतिक जीवन और आर्थिक जीवन के बारे में हमने काफी कुछ जान लिया है। अगली क्लास में हम इससे आगे यानी कि वो वीडियो हमारा लास्ट वीडियो होगा, और उसके बाद हम लोग दूसरे क्लास को पढ़ेंगे। और एग्जाम से पहले हम लोग इसी चैनल में यानी पढ़ो आर्ट्स में जो है कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन ऐसे देखेंगे जो आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड होगा, और क्वेश्चन बैंक और पिछले कई सालों में पूछे गए महत्वपूर्ण सवालों में से कुछ सवाल हम लोग करेंगे।